समर्थन से मैं नए तरीके से, नए इनोवेशन के साथ और बहुत ही रोचक तरीके से रोचक तथ्यों को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। बस मुझे आप सभी के सहयोग की आकांक्षा है। आपका सहयोग यदि मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ बना रहेगा तो निस्संदेह आप सभी के समक्ष सूचनाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम समसामयिकी प्रस्तुत करता रहूँगा, जो आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं और संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य रूप से आईएएस परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस साप्ताहिक घटनाक्रम को, साप्ताहिक बुलेटिन को। दोस्तों, मैं आप सभी के समक्ष एक आग्रह करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और यदि आप हमारा वीडियो सर्वप्रथम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण विषय। जैसा कि मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। दोस्तों, यह जो है समाचार, यह न्यूज़ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक सेंटर्स ने बच्चों में विरल आनुवंशिकी की प्रकृति के कारणों का पता लगाने का काम शुरू किया है। इससे होगा क्या, कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। हैदराबाद स्थित डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक सेंटर ने बच्चों में विरल आनुवंशिकी विकृति के कारणों का पता लगाने पर काम शुरू किया है। यह मिशन एक अखिल भारतीय पहल है, पूरे भारत में है, जिसके लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग वित्त पोषण कर रहा है। मतलब इसके लिए फाइनेंस जो है वो जैव प्रौद्योगिकी विभाग कर रहा है। पूरे विश्व में लगभग 35 करोड़ और भारत में 7 करोड़ लोग इस विकृति से ग्रसित हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक सेंटर इस विकृति से ग्रस्त बच्चों और उनके माता पिता के लिए गए नमूनों के विश्लेषण के लिए देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के बाल रोग विभाग और जैव प्रौद्योगिकी विभाग से समन्वय कर रहा है। तो आइए नेक्स्ट न्यूज़ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत सरकार का प्रकाशन विभाग, जैसा कि आप जानते हैं पीआईबी, और भारत सरकार का पब्लिकेशन डिवीज़न, जिसकी हम ईयर बुक पढ़ते हैं, एनुअली रिलीज़ होती है, वह संयुक्त अरब अमीरात में जो है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला शुरू हो रहा है, जिस पुस्तक मेले में भारत सरकार का प्रकाशन विभाग हिस्सा ले रहा है। भारत सरकार का प्रकाशन विभाग संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो रहे अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में अपने प्रकाशन प्रदर्शित करेगा। शाहजहां बुक अथॉरिटी के द्वारा यह 12 दिनों तक प्रोग्राम चलाया जाएगा। इस वर्ष इस मेले का जो विषय है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्प्रेड द वर्ड। स्प्रेड द वर्ड इस बार जो पुस्तक मेला आयोजित किया जा रहा है उसका ये विषय है। शाहजहां के एक्सपो सेंटर में आयोजित इस मेले में विश्व के जाने माने पुरस्कार विजेता लेखक, बुद्धिजीवी और अन्य साहित्यकार भाग लेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रकाशन विभाग पाठकों और पुस्तकों में रुचि रखने वाले उत्साही लोगों के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास पर विभिन्न पुस्तकें उपलब्ध करा रहा है और विभिन्न विषयों पर कई भारतीय भाषाओं में 100 से अधिक पुस्तकें और पत्रिकाएं भी उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी पुराने सरकारों में थी। अब प्रेजेंट सरकार जो है, गवर्नमेंट मोदी, ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर फोकस कर रही है। इस पॉलिसी के तहत कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। नागालैंड
गांव और जनजाति परिषद अधिनियम 1978 है। नागालैंड में लगभग 70% कृषि प्रथा पारंपरिक और जैविक है। कहने का मतलब हो गया जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहाँ पर ऐसी कृषि जैविक और आपकी पारंपरिक है। 3 कृषि उत्पादों नॉर्थ ईस्ट में 3 कृषि उत्पादक है, जैसे नागा पेड़ टमाटर, नागा ककड़ी और नागा मिर्च को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर पूछा जाए तो ठीक है, जीआई टैग किसको प्राप्त हुआ है? टमाटर, ककड़ी और नागा मिर्च। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नेचुरली नागालैंड आउटलेट खोलने से स्थानीय उद्यमियों, किसानों और बुनकरों को पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा, सुंदर नागा शॉल और जैविक उत्पादों की किस्मों को बेचने के लिए नया मंच प्रदान होगा, जिससे जो एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। हॉर्नबिल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव राज्य की रंगीन और सुंदर संस्कृति को पकड़ने और प्रदर्शित करने का एक लोकप्रिय मंच बन गया है। हॉर्नबिल एक महोत्सव होता है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, उड्डयन, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के होलांगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर के रूप में कर दिया है। अब ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है यह आपका डोनोपोली हवाई अड्डा के नाम से जाना जाएगा। यह नाम अरुणाचल प्रदेश के लोगों में सूर्य और चंद्रमा की आस्था से संबंधित है। वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में सूर्य का मतलब डोनी होता है, डोनी का मतलब सूर्य है और पोलो का मतलब चंद्रमा है। ठीक सॉरी। प्रधानमंत्री ने की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईटानगर के होलांगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम जो है डोनी पोलो हवाई अड्डा करने का अप्रूवल दे दिया है। अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा इस हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया था। वहाँ की असेंबली में ये पारित हुआ था, जो कि इस राज्य की परंपराओं एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक सूर्य, डोनी और चंद्रमा पोलो के प्रति लोगों के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करता है। भारत सरकार ने जनवरी 2019 में होलांगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की थी। इस परियोजना को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा केंद्र सरकार और अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार के सहयोग से 646 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ से रिलेटेड है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और डेनमार्क के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है, को मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को जल संसाधन के विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और डेनमार्क के बीच हस्ताक्षरित सहमति पत्र से अवगत कराया गया है। इस एएमयू और परिकल्पित सहयोग के व्यापक क्षेत्र निम्नलिखित हैं। डिजिटलीकरण और सूचना मिलने में आसानी हो। द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। डिजिटलीकरण और सूचना मिलने में आसानी, एकीकृत और स्मार्ट जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन, जल भूल जलभृत का मानचित्रण, भूजल का प्रतिरूपण, निगरानी और पुनर्भरण, गैर राजस्व जल और ऊर्जा खपत में कमी सहित घरों में बेहतरीन और सतत जल आपूर्ति, जीवन यापन सुदृढ़ता और आर्थिक विकास बढ़ाने के लिए नदियों एवं तालाबों का कायाकल्प करना भी शामिल है। जल गुणवत्ता की निगरानी और प्रबंधन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह आपका सामाजिक मुद्दे से सरोकार रखता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जल आज की
शुद्ध जल, शुद्ध पेयजल आज की बहुत बड़ी समस्या है। और आपके अपने देश में कई ऐसे स्थानों पर, कई राज्यों पर, कई ज़िलों में जहां भूजल स्तर बहुत तेज़ी से गिरता जा रहा है और इसके प्रबंधन, इसके जागरूकता संबंधित अभियान, इन सब में बहुत कमी है। और यहाँ पर यदि इन सब पॉइंट्स पर डिस्कस किया जाएगा तो बेहतर होगा। अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण के लिए सर्कुलर इकोनॉमी सहित सीवेज, अपशिष्ट जल का शोधन, जिससे व्यापक मांग प्रबंधन एवं जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के क्षेत्र में नवीनीकरण ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करना भी शामिल है। नवीनीकरण ऊर्जा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से सरोकार रखता है। जलवायु परिवर्तन में कमी और अनुकूलन, जिसमें प्रकृति आधारित समाधान भी शामिल है। नदी केंद्रित शहरी नियोजन, जिसमें शहरों में बाढ़ प्रबंधन भी शामिल है। उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रकृति आधारित तरल अपशिष्ट में कमी के लिए उपाय। अतः इस यहाँ पर देखा जाए तो ये बहुत ही एक लैंडमार्क डिसीज़न है, जिसमें ये देखा जाए तो जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं आपके वाटर से रिलेटेड, इन सभी को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। बैकग्राउंड इसका क्या है? डेनमार्क साम्राज्य के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सेन और भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 सितंबर 2020 को भारत और डेनमार्क के बीच एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की और दोनों देशों के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी की स्थापना पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। इस संयुक्त वक्तव्य में अन्य बातों के अलावा पर्यावरण, जल एवं सर्कुलर इकोनॉमी और स्मार्ट शहरों सहित सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग परिकल्पना की गई। 9 अक्टूबर 2021 को भारत की अपनी यात्रा के दौरान डेनमार्क की प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सेन ने भेंट के बाद प्रधानमंत्री से हरित रणनीतिक साझेदारी पर संयुक्त वक्तव्य पर आगे के कदमों के रूप में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित घोषणा की। क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, स्मार्ट जल प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना, पणजी में स्मार्ट सिटी लैब के तर्ज पर वाराणसी में स्वच्छ नदियों के लिए एक लैब की स्थापना। नाउ नेक्स्ट, भारत का दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक समसामयिकी, करंट अफेयर्स मिल सके। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हमारे अन्य वीडियो को भी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने ज्ञान को प्रतिदिन बढ़ाते रहें। भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर, भारत में का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया और इस शिविर को आयोजित करने वाला भारतीय डाक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया। अब ये पॉइंट आता है कि इसमें कहाँ पे आयोजित किया गया। तो वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के लिए निदेशक दीदी पहल शुरू की गई है। मतलब जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसने महिलाओं के अंदर वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के द्वारा निदेशक दीदी की पहल की गई है। संचार मंत्रालय सरकार के डाक विभाग के तहत स्थापित इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने आज श्रीनगर को बढ़ाने के लिए, श्रीनगर में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया। ये पहला है, श्रीनगर में आयोजित किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, निदेशक दीदी पहल के तहत महिलाओं के द्वारा की अवधारणा के साथ वित्तीय साक्षरता बढ़ाना लक्ष्य है। मतलब इस निदेशक दीदी जो पहल की गई है, इसका मुख्य जो है विषय, मुख्य उद्देश्य है कि
महिलाओं के अंदर वित्तीय साक्षरता बढ़ाई जाए। विशाल और तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत की जनसांख्यिकी में वित्तीय साक्षरता का प्रसार चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, इंडिया में 31% अर्बन पॉपुलेशन है, बाकी की जो 69% है वो आपकी रूरल पॉपुलेशन है, ग्रामीण पॉपुलेशन है रहता है। दुनिया के सबसे बड़े डाक नेटवर्क की मदद से भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। छोर तक पहुंच बढ़ाने और वित्तीय समावेशन के अंतर को पाटने के लिए ये पहल की गई है। भारत सरकार के निर्देश पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्रामीण भारत को ध्यान में रखते हुए वित्तीय समावेशन की यात्रा शुरू की। जहां तक पहुंच और संचार में हमेशा बाधा रही है, शुरुआत से ही जो है ये इंडिया पोस्ट काम करता रहा है। वित्तीय साक्षरता के तहत कुछ मुख्य बिंदु और भी हैं। निदेशक दीदी पहल के शुभारंभ के हिस्से के रूप में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक नवनियुक्त निदेशक दीदी द्वारा भारत का पहला पानी में तैरने का वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया। ठीक, इंडिया पेमेंट पोस्ट बैंक क्या है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जान लेते हैं इसके बारे में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग के तहत स्थापित किया गया है, जिस पर भारत सरकार का 100% मालिकाना है। 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है, किसी और का इसमें नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया था। बैंक की स्थापना इस दृष्टिकोण के तहत की गई जिसके जरिए भारत के आम जनमानस के लिए अत्यंत सुगम, सस्ती और भरोसेमंद बैंक सेवा उपलब्ध कराई जा सके। आईपीबीपी का बुनियादी काम यह है कि इन बैंकों तक कम पहुंचने वाले और बैंकिंग सेवाओं से ना जुड़ने वालों के लिए देश के 1,60,000 डाकघरों, 1,45,000 ग्रामीण डाकघर, 4 लाख डाक कर्मियों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 1,60,000 डाकघर हैं, पोस्ट ऑफिस, 1,45,000 ग्रामीण रूरल पोस्ट ऑफिस हैं और 4 लाख आपके डाक कर्मचारी हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की पहुंच और उसके संचालन का स्वरूप इंडिया स्टेक के प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जिसके तहत कागज रहित, नकद रहित, बिना बैंक गए आसान और सुरक्षित तरीके से उपभोक्ता के दरवाजे पर सेवा उपलब्ध कराना हो। इसके लिए CBS संकेतित स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक उपकरण को माध्यम बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे इसके इम्पोर्टेंट हैं। और इसमें भी है कि इंडिया पोस्ट बैंक 13 भाषाओं में उपलब्ध इंटरफेस के जरिए आसान व सस्ते बैंकिंग समाधान सुगम बना रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कम से कम नकदी इस्तेमाल वाले अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाने और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण से अपना योगदान करने के लिए संकल्पित है। मतलब कि डिजिटल पूरा का पूरा आपको करना है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरफेस फेज 2, डिफेंस से संबंधित साइंस एंड टेक्नोलॉजी। DRDO ने दिनांक 2 नवंबर को उड़ीसा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लार्ज स्केल एल्टीट्यूड ब्रैकेट के साथ फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्ट AD-1 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण कर लिया है। अलग अलग स्थानों पर स्थित BMD हथियार प्रणाली के सभी अंगों को भागीदारी के साथ यह उड़ान परीक्षण के लिए किया गया। AD-1 कुछ मुख्य बिंदु। AD-1 क्या है? AD-1 एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है। इसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ विमानों के लो एक्सपो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्ट दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह 2 चरणों वाली सॉलिड मोटर द्वारा संचालित है और मिसाइल का लक्ष्य तक सटीक रूप से मार्गदर्शन करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत नियंत्रित प्रणाली, नेविगेशन और गाइडेंस
एल्गोरिदम से लैस है। मतलब ये जो है AD1 एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है, पहुंच है, बहुत अच्छी मिसाइल है। तो ये आपका था इसके बारे में। अब ये आपका जो विशेषांक था ये 4-5 न्यूज़ का था। इसमें जो है आपको और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों का अवगत कराते हैं। दोस्तों, मेरा उद्देश्य ये है कि आप सभी के समक्ष विस्तृत और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पहुँचे, जिससे आप अपने करंट अफेयर्स को एक बेहतर रूप दे सकें। क्योंकि करंट अफेयर कभी भी परीक्षाओं में पूछा जाता है और एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में, आपकी सफलता में, आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आइए देखते हैं आगे। भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन राष्ट्र, ये जो है आपका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। ठीक है, देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। मियावाकी वन और भूल भुलैया उद्यान स्टैचू ऑफ यूनिटी के एक नए आकर्षण है। 4 साल पहले स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया गया था और यहाँ पर इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि इसको एक बहुत ही बेहतरीन पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित करना था। परिणाम स्वरूप अब तक 8 मिलियन से अधिक लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने आ चुके हैं। इस डाटा कितने लोग आ चुके हैं? 8 लाख। 2100 मीटर के रास्ते के साथ 3 एकड़ में फैला यह देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान है। मतलब जो आपका भूल भुलैया उद्यान है सबसे बड़ा कहाँ पर है? स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास है और 2100 मीटर के रास्ते के साथ 3 एकड़ में फैला यह देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान है, जिसे 8 महीने की छोटी अवधि में विकसित किया गया। केवड़िया स्थित भूल भुलैया उद्यान को यंत्र के आकार में बनाया गया है। केवड़िया में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान के कहाँ स्थित है? केवड़िया, जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस डिजाइन के चयन का मुख्य उद्देश्य रास्तों के जटिल नेटवर्क के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए समरूपता लाना था। इस उद्यान की पहली नुमा रास्तों से जाना पर्यटकों के मन, शरीर और इंद्रियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, जो उन्हें रोमांच की भावना के साथ बाधाओं का विजय प्राप्त करने में एहसास दिलाएगा। इस भूल भुलैया उद्यान के पास 1,80,000 पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, एकता नगर आने वाले लोगों के लिए मियावाकी वन पर्यटन का एक और आकर्षण होगा। इस वन का नाम एक जापानी वनस्पति शास्त्री और पायतंत्र विज्ञानी डॉक्टर अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित तकनीक के नाम पर रखा गया है। तो आप ये नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मियावाकी वन का नाम कहाँ से लिया गया। तो यह एक जापान के बहुत ही फेमस बॉटनिस्ट थे और उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है, जिसके तहत विभिन्न प्रजातियों के पौधे एक दूसरे करीब लगाए जाते हैं और जो अंततः घने शहरी जंगल के रूप में विकसित हो जाते हैं। इस विधि के उपयोग से पौधों की वृद्धि 10 गुना तेज हो जाती है। इसके फलस्वरूप विकसित वन 30 गुना अधिक सघन हो जाता है। मियावाकी पद्धति के माध्यम से एक वन को केवल 2 से 3 वर्षों में विकसित किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स। जबकि पारंपरिक पद्धति से इसमें कम से कम 20 से 30 वर्ष लग जाते हैं। तो समझ लीजिए, एक अच्छा घना सघन वन अगर हमें डेवलप करना है तो 20 से 30 वर्ष लगेंगे एक ट्रेडिशनल मेथड से। अगर हम मियावाकी के प्रोजेक्ट्स, इनकी टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो हमें वही उतना सघन वन 2 से 3 सालों में प्राप्त हो जाएगा। मियावाकी वन में निम्नलिखित प्रभाग शामिल होंगे। जैसे पुष्प उद्यान, इसके पार्ट्स हैं इमारती लकड़ी का बगीचा, फलों का बगीचा, औषधि उद्यान, मिश्रित प्रजातियों का मियावाकी खंड और डिजिटल उन्मुखीकरण केंद्र। ठीक, स्टैचू ऑफ यूनिटी के अन्य मुख्य पर्यटन स्थलों में शामिल हैं ट्रेंट सिटी थीम आधारित पार्क जैसे आरोग्य वन, हर्बल गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, कैक्टस गार्डन, विश्व वन, फूलों की घाटी, भारत वन, यूनिटी ग्लो गार्डन,
चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन पार्क, जंगल सफारी, अत्याधुनिक प्राणी उद्यान आदि। तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर आसपास इतनी चीज़ें डेवलप हो रही हैं जो आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आते हैं। C-295 विमान निर्माण संयंत्र, यह एक आपका विमान है C-295, ठीक। C-295 विमान निर्माण संयंत्र कंपनी की जो शिलान्यास है वो गुजरात में किया गया है। पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। C-295 विमान निर्माण संयंत्र देश में निजी क्षेत्र में पहला विमान निर्माण संयंत्र होगा। मतलब जो है ये प्राइवेट फर्स्ट निर्माण संयंत्र है देश में निजी। इस संयंत्र का उपयोग टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के बीच सहयोग के माध्यम से भारतीय वायुसेना के लिए 40 C-295 विमानों के निर्माण के लिए किया जाएगा। यह संयंत्र रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा और इस क्षेत्र में निजी उद्यमियों की क्षमता को विस्तारित करने में भी मदद करेगा। सोशल इशू हेल्थ को लेके आइए देखते हैं क्या है। इंडिया केम 2022, इंडिया केम 2022 सॉरी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में विजन 2030 केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया विषय के साथ इंडिया केम 2022 का उद्घाटन किया। तो इसमें क्या है कि आपका जो ये थीम है, विज़न क्या है 2030 है और केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया ये प्रोग्राम है। इंडिया केम 2022 इस क्षेत्र में सतत विकास के लिए सरकार की नीतियों का प्रदर्शन करने के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स और बातचीत करने वाले, नॉलेज एक्सचेंज करने वाले, आपसी सहयोग बनाने के लिए एक मंच है। यह आयोजन विशेष रूप से पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स निवेश क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को और भी उजागर करेगा और देश के वो आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया पहल पर ध्यान केंद्रित करेगा। मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पे फोकस करना और इससे जुड़े लोगों को और अवेयर करना। इंडिया केम जो विभाग का एक प्रमुख कार्यक्रम है और एशिया पैसिफिक रीजन में उद्योग की सबसे बड़ी समग्र घटनाओं में से एक है। मतलब एशिया पैसिफिक में इतनी बड़ी घटना नहीं, उसमें से एक कंटेम्प्रेरी इशू है और इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी शामिल है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है कि भारत और पूर्व एशिया और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के रसायन और पेट्रोकेमिकल फोरम इसको मिल के आयोजित करेंगे। हरित आयकर, ग्रीन टैक्स की बात कर लेते हैं। आयकर विभाग ने भारत सरकार के महीने भर चल रहे विशेष स्वच्छता अभियान में बड़े उत्साह से भाग लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक वर्ड आया ग्रीन टैक्स। क्या है ये? इस विशेष अवसर पर आयकर विभाग ने हरित आयकर विभाग की हरियाली उपलब्धि संस्करण पहल का शुभारंभ किया, ठीक है। इस पहल के तहत आयकर भवनों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों एवं उनके आसपास पेड़ लगाकर सूक्ष्म वन बनाकर हरित आवरण को बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। मतलब ग्रीन टैक्स कोई वैसा टैक्स नहीं जो आपको पे करना पड़ेगा। आप अपने आसपास एरिया में जो है छोटे छोटे पौधे प्लांट्स लगा करके इसको कर सकते हैं। सोशल इशू, भारत जल सप्ताह। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, भारत जल सप्ताह 1 से 5 नवंबर तक मनाया जाएगा। भारत में भारत जल सप्ताह 1 से 5 नवंबर तक मनाया जा रहा है, ठीक। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 1 नवंबर 2022 को भारत जल सप्ताह का उद्घाटन कर चुकी हैं, ठीक। और इसका जो थीम है, जो विषय है, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। थीम ऑफ द वाटर वीक, जल सप्ताह का वाटर वीक का थीम सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा।
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, यहाँ पर भारत सरकार द्वारा जल संसाधनों और संरक्षण और उनके एकीकृत उपयोग के प्रयासों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 1 से 5 नवंबर तक भारत जल सप्ताह के 7वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। 7th एडिशन है ये आपका, ठीक है। 7वें भारत जल सप्ताह का विषय क्या है? भारत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा, ठीक। यहाँ पर देखिए, ये है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अंतर्राष्ट्रीय ओपन एक्सेस वीक। अंतर्राष्ट्रीय ओपन एक्सेस वीक क्या है दोस्तों? विद्वतापूर्ण प्रकाशनों के क्षेत्र में शोधकर्ताओं और प्रकाशकों के बीच निर्बाध पहुंच, ओपन एपेक्स, जागरूकता पैदा करने के लिए दुनिया भर में इंटरनेशनल ओपन एपेक्स वीक मनाया जा रहा है। इसे अक्टूबर के अंतिम पूर्ण सप्ताह के दौरान विश्व भर में मनाया जाता है। मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओपन एक्सेस वीक कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर मंथ का लास्ट वीक होता है और इसमें पूरे वर्ल्ड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें वार्ता है, सेमिनार है, संगोष्ठी है, ओपन एक्सेस है, ऐसे कई चीज़ों पर डिस्कस किया जाता है और कई तरीक़ों से इसको मनाया जाता है। वर्ष 2022 में द इंटरनेशनल ओपन एक्सेस वीक का आयोजन उत्सव अपने 15वें वर्ष में प्रवेश कर गया। मतलब इस बार 2022 में जो ओपन एक्सेस वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है 15th है, तो पहला कब रहा होगा? ठीक है। AIR न्यूज़, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ रिलेटेड, संघाई सहयोग संगठन, जैसा कि आप जानते हैं SOS, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर संघाई सहयोग संगठन के वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया इन्होंने, और इससे रिलेटेड और जो एक्स्ट्रा न्यूज़ होंगी, जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट संघाई सहयोग संगठन से, ये हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए, एक और है सोशल इशू आपका, काला सागर खाद्यान्न समझौता। दोस्तों, काला सागर खाद्यान्न समझौता क्या है? संयुक्त राष्ट्र, तुर्की और यूक्रेन काला सागर खाद्यान्न समझौता लागू करने पर सहमत हो गए हैं। मतलब इनके बीच जो है काला सागर खाद्यान्न समझौता किनके बीच होगा? ये संयुक्त राष्ट्र, टर्की और यूक्रेन के बीच है। क्लियर? नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज की बात कर लेते हैं। तो क्लाइमेट चेंज का आप जानते ही हैं कि 1.5 डिग्री पे होल्ड करना, लेकिन एक्चुअली ये हो नहीं पा रहा है। इसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु विशेषज्ञों के अनुसार 2015 के पेरिस समझौते में निर्धारित 1.5 डिग्री सेल्सियस की तापमान वृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए उत्सर्जन दर का स्तर घटाकर 2010 के मुकाबले 2030 में 45% कम करना पड़ेगा, तब जाके ऐसा होगा। और ऐसा कोई करने से बाज नहीं आ रहा है, सब ऐसा ही कर रहे हैं कि उनसे कोई मतलब नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर 1.5 डिग्री पर कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या होगा? इसमें होगा क्या कि जलवायु परिवर्तन के कई सारे नुकसान, जैसे लू है, बाढ़ है, तूफान है, ये सब चीज़ें बहुत आएंगी, जिससे आपका बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, और उसमें डिस्टर्बेंस होने की वजह से लॉस बहुत सारे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु सम्मेलन कहाँ पे होगा? संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु सम्मेलन अगले महीने मिस्र के शर्म में आयोजित किया जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, 27th क्लाइमेट चेंज मीटिंग कॉन्फ्रेंस, ये जो है आपका मिस्र के शर्म में होगा। संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु सम्मेलन 6 नवंबर से 6 से 18 तारीख के बीच मिस्र के शर्म में आयोजित किया होगा। इस सम्मेलन में अफ्रीका में 5वीं बार आयोजित होगा। इससे 200 से अधिक देशों में शामिल किया जाएगा। मतलब अफ्रीका में 5th टाइम ऑर्गेनाइज हो रहा है। आइए नेक्स्ट पॉइंट, त्रिसांग।
त्रिशांग एक आपका चक्रवाती तूफान है। इकॉनमी में बात कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने थोक बिक्री क्षेत्र में डिजिटल रुपए के लिए पायलट परियोजना को मंजूरी दे दी है। डिजिटल रुपीस की पायलट परियोजना क्या है, आइए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने थोक बिक्री क्षेत्र में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना शुरू की। रिजर्व बैंक ने एक प्रेस नोटिफिकेशन में कहा कि डिजिटल रुपया सरकारी प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाजार लेन देन निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सेकेंडरी मार्केट्स के लिए होगा ये। आरबीआई का कहना है कि ई रुपया अंतर बैंक बाजार को और एक कार्यकुशल बनाएगा और इससे लेन देन लागत में काफ़ी कमी आएगी। रिजर्व बैंक ने 9 बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, US बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC बैंक को इस पायलट परियोजना में भागीदारी के लिए चिन्हित किया है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट्स को, इन बैंक्स को नोट कर सकते हैं कि डिजिटल रुपए थोक बिक्री क्षेत्र में डिजिटल रुपए के लेन देन के लिए पायलट परियोजना शुरू की गई है। इनमें कौन कौन से बैंक शामिल हैं, तो वो मुख्यतः 9 बैंक हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC बैंक हैं। क्लियर। आइए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कुछ जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने के लिए रेपो दर में आधा प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। यह बढ़कर 5.9% हो गई है। समझ लीजिए, लोन लेने वालों के लिए EMI बढ़ जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत बाजार दर रेपो दर में आधा प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला कर लिया है कि अब भाई हम 5.9 कर देंगे। क्लियर। स्पोर्ट्स में सुल्तान जौहर कप की बात कर लेते हैं। स्पोर्ट खेल खिलाड़ी भारत के अंडर 21 पुरुष हॉकी टीम ने कल मलेशिया में सुल्तान जौहर कप हॉकी टूर्नामेंट के रोमांचक फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। निर्धारित समय में दोनों टीमों 1-1 से बराबरी पर थीं। इसके बाद नो पेनाल्टी शूट आउट से विजेता का फैसला हुआ। ISSF विश्व चैंपियनशिप मिस्र के काहिरा में कल ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारत ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में पदक जीता है। विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप 2022, पुरुषों के विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन अगले महीने इजराइल के जेरूसलम में होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भारत, चीन, अमेरिका और नीदरलैंड सहित शतरंज खेलने वाले शीर्ष 12 देश भाग लेंगे। मुकाबलों की शुरुआत 20 नवंबर से की जाएगी। क्लियर। तो दोस्तों, ये जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साप्ताहिक बुलेटिन था, जिसमें हमने अक्टूबर 31 से 5 नवंबर तक के घटनाक्रम को शामिल किया है। और मेरा प्रयास रहा कि आपके समक्ष आपको एक बहुत ही सटीक और अच्छी सूचना, करंट अफेयर मिले, जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो। तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे अन्य वीडियो को भी देखें, जिससे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पर भी बेहतर जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, हम आप सभी के समक्ष नेक्स्ट वीक में, अगले सप्ताह, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पेपर के संपादकीय और उसमें छपने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं, उनका विश्लेषण, उनका डीएनए करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें और अन्य सब्जेक्ट पर भी बनाए गए वीडियोस को
वॉच करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को कमेंट करें और सुझाव दें। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।